हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी का इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा पढ़ेंगे हम? पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, पार्ट 1 क्या है? पार्ट 1 में कितने आर्टिकल्स आते हैं दोस्तों? तो पार्ट 1 में आते हैं हमारे आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक। तो आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4, 1 से लेकर 4 तक के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो आपके किस पार्ट में आते हैं दोस्तों? तो वो आते हैं पार्ट 1 में। और पार्ट 1 में क्या लिखा है दोस्तों? तो पार्ट 1 में लिखा है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज दोस्तों। तो आपको याद रखना है कि हमारे पार्ट 1 में आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 2, 3 एंड 4 4 आर्टिकल आते हैं। और इन आर्टिकल्स में किसके बारे में लिखा हुआ है? इन आर्टिकल्स, ये जो आर्टिकल्स हैं ये हमें बताते हैं हमारे देश का यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों, अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो कभी कभार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे देश का नाम इंडिया है या भारत है दोस्तों। कभी कभार न्यूज़पेपर्स पर इंडिया लिखा होता है और कभी कभार भारत भी लिखा होता है। तो कभी कभार कन्फ्यूज़न हो जाती है कि हमारे देश का नाम असल में है क्या, इंडिया है या भारत है दोस्तों। तो उसी को हम दूर करेंगे आज। आर्टिकल्स में क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है हमारे देश के बारे में, उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। तो अगर आप फोकस करोगे, आर्टिकल नंबर 1 मैंने यहां लिखा है, इसमें क्या लिखा है? इसमें सबसे पहले तो लिखा है भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। दोस्तों, हमने भारत को किस तरह से यहां पर लिखा हुआ है, हमने क्या वर्ड यूज किया है? यूनियन ऑफ स्टेट्स रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। दोस्तों, हम यूनियन ऑफ स्टेट्स की जगह हमने फेडरेशन ऑफ स्टेट्स क्यों नहीं लिखा, और फेडरेशन ऑफ स्टेट्स की जगह हमने यूनियन ऑफ स्टेट्स ही क्यों लिखा दोस्तों? ये समझने वाली चीज़ है दोस्तों। अगर हम फेडरेशन ऑफ स्टेट्स की बात करें तो इसकी मैं अगर आपको एक क्लासिकल एग्जांपल दूं तो एक देश है यूएसए। वहाँ पर जो स्टेट्स हैं, जो यूएसए की स्टेट्स हैं, उन जो स्टेट्स हैं उन लोगों का स्टेट्स की सिटीजनशिप भी है, यूएसए की भी सिटीजनशिप है। स्टेट्स का अपना कोर्ट है, यूएसए का सेंटर में भी अलग कोर्ट है। तो दोस्तों, इंडिया के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर एक सिंगल सिटीजनशिप है और यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट है जिसको आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बोलते हो, और उसके अंडर मैक्सिमम कोर्ट्स आते हैं। तो स्टेट्स का हमारे देश में स्टेट्स के अपने अपने कोर्ट्स नहीं हैं। हालांकि हाई कोर्ट्स हैं, पर हाई कोर्ट्स के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट है जो पूरे देश के लिए एक है, जबकि यूएसए में स्टेट्स के अलग कोर्ट्स हैं और सेंटर के अलग कोर्ट हैं। तो दोस्तों, इसी वजह से हमने फेडरेशन ऑफ स्टेट्स की जगह भारत को किस तरह से डिस्क्राइब किया है? यूनियन ऑफ स्टेट्स दोस्तों। आर्टिकल नंबर 1 दो चीज़ें हमें बताता है। एक बताता है हमें कंट्री का नाम और दूसरा बताता है कि हमारे कंट्री की पॉलिटी कैसे होगी दोस्तों। तो हम फोकस करेंगे कि हमारे देश का नाम असल में क्या है दोस्तों। हम बड़ी बार इंडिया भी लिखते हैं और भारत भी लिखते हैं दोस्तों। अगर मैं आपको कहानी बताऊं तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिख रही थी, तो वहां पर एक असमंजस की स्थिति थी, कंफ्यूजन की स्थिति थी दोस्तों। नाम को लेकर कंफ्यूजन था। कुछ मेंबर्स बोल रहे थे कि भारत होना चाहिए और कुछ मेंबर्स बोल रहे थे कि मॉडर्न नेम इंडिया होना चाहिए। तो हमें कोई भी यूनैनिमिटी नहीं बन पा रही थी नाम को लेकर, तो सब कंफ्यूज थे असल। और इसी बीच कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक बीच का रास्ता अपनाया। उन दोनों ने किसी को भी नाराज नहीं किया। जो लोग भारत बोल रहे थे उनको भी नाराज नहीं किया और जो लोग इंडिया बोल रहे थे उनको भी नाराज नहीं किया। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडिया नाम भी रखा और भारत नाम भी रखा। तो दोस्तों, आर्टिकल नंबर 1 में हम साफ साफ हम पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट्स दोस्तों। तो हमारे देश का नाम इंडिया भी है और भारत भी है। अब चाहे आप इंडिया लिखो या भारत लिखो, कि दोनों नाम हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको एक्सेप्ट किया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको पता लग गया होगा कि हमारे देश का नाम इंडिया है या भारत और उसकी कहानी क्या थी। नेक्स्ट जो लाइन है वो लिखी है हमारी पॉलिटी को लेकर कि कंट्री की पॉलिटी क्या होगी। तो कंट्री इज डिस्क्राइब्ड एज यूनियन, ऑल्दो हमारी जो कंट्री है वो कैसे डिस्क्राइब की गई है? यूनियन बोला गया है। जबकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दोस्तों वो फेडरल इन स्ट्रक्चर है दोस्तों। फेडरल क्या होता है आप सब जानते हो, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन 2 और मोर देन 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। हमारे देश में 3 टाइप की गवर्नमेंट एक साथ
चलती है, जैसे यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, और तीनों के पास अपनी अपनी पावर्स है दोस्तों। फिर भी कभी कभार जब इमरजेंसी हो जाती है तो हमारे देश का स्ट्रक्चर सेंटर, हमारे देश के जो पावर्स है, सारी पावर्स वो सेंटर गवर्नमेंट के पास चले जाती है। तो हमारे देश का स्ट्रक्चर दोस्तों क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर है दोस्तों। याद रखना है, हमारे देश में जब फेवरेबल कंडीशन होती है तब हम लोग फेडरल होते हैं, और जैसे ही कोई इमरजेंसी लाइक सिचुएशन आती है तो हम लोग क्वाजी फेडरल हो जाते हैं। सेंटर को ज़्यादा पावर्स दी हुई हैं दोस्तों। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट लाइन पे फोकस करो। डॉक्टर अंबेडकर ने ये जो हमने इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा हुआ है रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट, दोस्तों ऐसा क्यों लिखा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें दो रीजन बताए हैं कि यूनियन ऑफ स्टेट्स ही हमने क्यों लिखा जबकि हम फेडरेशन ऑफ स्टेट्स भी लिख सकते थे। पहला रीजन ये है कि इंडियन जो फेडरेशन है वो एक एग्रीमेंट नहीं है, स्टेट्स के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है कि हम इस टाइम पीरियड तक के लिए भारत के साथ रहेंगे, उसके बाद हमारी जब मर्जी कही तो हम अलग हो जाएंगे। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सब जानते हो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको बिस्मार्क भी कहते हैं, बिस्मार्क ऑफ इंडिया। बिस्मार्क एक ऐसा शख्सियत थी जिसने जर्मनी को यूनिफाइड किया था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने इंडिया को यूनिफाइड किया था। तो सारी स्टेट्स को उन्होंने जोड़कर हमारा देश बनाया था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि स्टेट्स ने एग्रीमेंट किया है कि हम कुछ टाइम पीरियड के लिए इंडिया बनाएंगे और उसके बाद अलग हो जाएंगे। जैसे अमेरिका में है दोस्तों, तो वहाँ पर स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ है और स्टेट्स ने मिलकर यूएसए को बनाया है, तभी वहाँ पर उसका नाम दिया गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दो रीज़न दिखे। पहला रीज़न ये था कि इंडियन फेडरेशन किसी भी एग्रीमेंट का नतीजा नहीं है जैसे अमेरिकन फेडरेशन था। दूसरा है स्टेट्स हैव नो राइट टू सीड। इसका मतलब ये है कि स्टेट्स के पास कोई भी अधिकार नहीं है कि वो देश से अलग होने की बात करें। दोस्तों ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसी बीच में हम ये कह सकते हैं कि स्टेट्स को है, हम उसको पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट तोड़ सकती है, उसको जोड़ सकती है, उससे यूनियन टेरिटरी बना सकती है, उसको दो स्टेट्स में मर्ज कर किया जा सकता है। बट जो हमारा इंडिया है, इंडिया एज ए यूनियन, उसको नहीं तोड़ा जाता। तो इंडियन यूनियन जो है इनडिस्ट्रक्टेबल है दोस्तों। इंडियन यूनियन को नहीं तोड़ा जा सकता, जबकि स्टेट्स डिस्ट्रक्टेबल है दोस्तों। इस लाइन पे फोकस रखना। फेडरेशन इज एन यूनियन, जो इंडियन फेडरेशन है वो यूनियन है बिकॉज इट इज इनडिस्ट्रक्टेबल। तो इंडियन यूनियन को कोई नहीं तोड़ सकता, जबकि स्टेट्स को हम लोग तोड़ सकते हैं दोस्तों। याद रखना आर्टिकल नंबर 1 में और भी सारी चीजें हैं, जैसे टेरिटरी ऑफ इंडिया का जिक्र किया गया है आर्टिकल नंबर 1 में। और टेरिटरी ऑफ इंडिया 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया हुआ है। टेरिटरी ऑफ इंडिया में स्टेट्स की टेरिटरी भी आती है, इसमें यूनियन टेरिटरी भी आती है, और वो टेरिटरीज भी आती हैं दोस्तों जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी समय किसी भी देश से एक्वायर कर सकती है। दोस्तों इंडिया एक सोवरेन कंट्री है दोस्तों, तो वो किसी कहीं पर जाकर कहीं से भी क्या कर सकती है, किसी भी कंट्री की टेरिटरी एक्वायर कर सकती है, चाहे वो उसको जीत कर उसकी टेरिटरी एक्वायर करे, चाहे वो परचेज करे, चाहे वो लीज पे ले, चाहे वहाँ पर प्लेबिसाइट हो तो तब जाकर कर सकती है दोस्तों। तो आपको ये याद रखना है, ये जो टेरिटरी ऑफ इंडिया जो ये वर्ड है ये यूनियन ऑफ इंडिया से बड़ा है दोस्तों। टेरिटरी ऑफ इंडिया इज वाइडर एक्सप्रेशन देन यूनियन ऑफ इंडिया। दोस्तों ऐसा क्यों है? यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ स्टेट्स के बारे में बताया है, जबकि टेरिटरी ऑफ इंडिया में स्टेट्स के बारे में भी बताया है दोस्तों, यूटी के बारे में भी बताया है, और वो टेरिटरीज जो इंडिया किसी भी समय एक्वायर कर सकती है उसके बारे में भी बताया है दोस्तों। जो स्टेट्स हैं वो फेडरल सिस्टम का स्टेट्स जो हैं वो फेडरल सिस्टम के मेंबर्स हैं दोस्तों। आप सब जानते हो स्टेट्स में अलग सीएम, स्टेट्स में अपना सीएम होता है, स्टेट्स का अपना कानून होता है, सेंटर का अलग अपना कानून होता है, जबकि यूनियन टेरिटरीज है वो डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन टेरिटरीज सीधा सेंटर के अंडर आती हैं। और इंडिया जो फॉरेन स्टेट, इंडिया जो सोवरेन स्टेट है, इंडिया एज ए सोवरेन स्टेट वो कोई भी फॉरेन टेरिटरी एक्वायर कर सकती है दोस्तों, चाहे वो सीसेशन करे। सीसेशन का मतलब है ट्रीटी से कोई ट्रीटी कर कोई लैंड एक्वायर करे, परचेज कर लीज पर, या ऑक्यूपाइड कर कहीं पर जो अनऑर्गेनाइज रूलर है उसको हटाकर इंडिया ऑक्यूपाई कर सकता है। तीसरा कन्क्वेस्ट, कोई जगह जीत कर हम कन्क्वेस्ट कर उसको अपने साथ मिला सकते हैं। इंडिया ने समय समय पर फॉरेन टेरिटरीज को एक्वायर किया है। उन फॉरेन टेरिटरीज के मैंने नाम लिखे हैं, जैसे दादरा एंड नागर हवेली, गोवा, दमन एंड दीव, पुडुचेरी एंड सिक्किम। दोस्तों ये आपको याद रखना है। तो आर्टिकल नंबर 1 हमें सीधा सीधा क्या क्या बताता है? आर्टिकल नंबर 1 हमें एक तो देश का नाम बताता है, और दूसरा हमारे कंट्री की पॉलिटी बताता है कि हमारी कंट्री की पॉलिटी क्या है दोस्तों। तो हम लोग क्वाजी फेडरल इन स्ट्रक्चर है, ऑल्दो वी आर यूनियन बट वी आर क्वाजी फेडरल इन स्ट्रक्चर दोस्तों। तो नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आर्टिकल नंबर 2 पे फोकस करेंगे। तो आर्टिकल नंबर 2 पार्लियामेंट को 2 पावर देता है, 2 पावर्स देता है पार्लियामेंट को। पहली पावर क्या देता है पार्लियामेंट को? तो पार्लियामेंट को पहली पावर देता है, इट गिव्स पावर टू एडमिट
इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स, दोस्तों वो स्टेट्स जो विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, दोस्तों इसको समझना, वो स्टेट्स जो पहले से एग्जिस्टेंस में है उसको आर्टिकल नंबर उसको जो पार्लियामेंट है वो आर्टिकल नंबर 2 की हेल्प से इंडियन यूनियन में मिला सकती है। दोस्तों इसकी एग्जांपल दूं कि देखो जो गिलगित बल्तिस्तान वाला इलाका है वो पाकिस्तान की एक स्टेट में आता है। अगर इंडिया वहां पर अटैक करे तो इंडिया क्या कर सकता है, उसको अपने साथ मर्ज कर सकता है। आर्टिकल नंबर 2 में सीधा सीधा पावर दी है। तो पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स, जो स्टेट्स पहले से ही एग्जिस्टेंस में है, जैसे गिलगित बल्तिस्तान पहले से ही स्टेट है तो उसको अपने साथ मिलाकर उसको न्यू स्टेट बना सकता है। दूसरी पावर दी है पावर टू एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स, वो स्टेट्स जो एग्जिस्टेंस में नहीं थी पहले। मान लो जैसे आपका बे ऑफ बंगाल है, वहां पर कोई आइलैंड क्रिएट हो जाता है तो वो इंडिया क्या कर सकता है, उसको क्या कर सकता है, न्यू स्टेट बना सकता है। वो पहले से कोई स्टेट नहीं थी, उसको अपने साथ मिलाकर एक न्यू स्टेट बना सकता है। तो ये आर्टिकल नंबर 2 के बारे में लिखा हुआ है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इस पर फोकस रखना है। आर्टिकल नंबर 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 3 क्या करता है, पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो रीऑर्गेनाइज करे स्टेट्स को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट गिव्स द पावर टू द पार्लियामेंट टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स। क्या कहता है आर्टिकल नंबर 3, आप ध्यान से सुनना। आर्टिकल 3 ऑथराइजेस द पार्लियामेंट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। कि आर्टिकल नंबर 3 जो है, आर्टिकल नंबर 3 पार्लियामेंट को क्या पावर देता है कि वो किसी भी स्टेट को तोड़कर एक नई टेरिटरी को एक नई स्टेट बना सकता है। बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स, 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स को मर्ज कर एक न्यू स्टेट बना सकता है। या पार्ट्स ऑफ द स्टेट्स, कुछ जितने भी स्टेट्स के पार्ट्स को अलग करके उसको मर्ज करके एक नई स्टेट बना सकता है। नेक्स्ट है इंक्रीज द एरिया, पार्लियामेंट किसी भी स्टेट का एरिया इंक्रीज कर सकता है। डिमिनिश द एरिया, किसी भी स्टेट का जो एरिया है उसको कम कर सकता है। अल्टर द बाउंड्रीज, स्टेट्स की बाउंड्रीज को वो अल्टर कर सकता है। या अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, जो पार्लियामेंट है वो किसी भी स्टेट का नाम भी चेंज कर सकता है। दोस्तों तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो क्या कर सकती है, रीऑर्गेनाइज कर सकती है स्टेट्स को। दोस्तों तो ये आर्टिकल नंबर 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा which article gives the power to the Indian Parliament to reorganize the states, तो आंसर होगा आर्टिकल नंबर 3। दोस्तों अगर स्टेट्स के ऊपर कोई भी, अगर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया स्टेट्स का नाम चेंज करना चाहती है, मान लो किसी स्टेट का नाम चेंज करना है, तो सबसे पहले प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशंस चाहिए होंगी। दोस्तों किसी भी स्टेट का अगर नाम चेंज करना है तो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए होंगी। तो प्रेसिडेंट के पास सबसे पहले वो बिल जाएगा, प्रेसिडेंट उसको पार्लियामेंट में देने से पहले कंसर्न्ड स्टेट के पास भेजेंगे और वहां से उनकी राय ली जाएगी। दोस्तों अगर कोई स्टेट अपनी राय देता है तो वो पार्लियामेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है कि पार्लियामेंट उस चीज को माने या ना माने। दोस्तों तो इस तरह से पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो स्टेट्स को क्या कर सकती है, रीऑर्गेनाइज कर सकती है। दोस्तों नेक्स्ट जो है आर्टिकल नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल नंबर 4 ये कहता है, डिक्लेयर्स दैट कि अगर इंडियन पार्लियामेंट आर्टिकल नंबर 2 या आर्टिकल नंबर 3 को यूज करती है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा आर्टिकल 368 के अंडर। दोस्तों फिर से मैं बोल रहा हूं कि अगर इंडियन पार्लियामेंट आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 को यूज़ करती है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। आर्टिकल नंबर 4 ये पावर देता है पार्लियामेंट को कि अगर इंडियन पार्लियामेंट आर्टिकल नंबर 2 या आर्टिकल नंबर 3 का यूज़ कर रही है तो उसको वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा अंडर आर्टिकल 368। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का मतलब ये है कि जैसे ही अगर आपको पता है कि अगर आपको कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी होती है तो आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, बट इस केस में अगर पार्लियामेंट आर्टिकल नंबर 2 या आर्टिकल नंबर 3 का यूज करती है तो इंडियन पार्लियामेंट उसको सिंपल मेजॉरिटी के तहत या ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के तहत उसको यूज कर सकती है। तो ये था हमारा आर्टिकल नंबर 1 टू आर्टिकल नंबर 4 जो पार्ट 1 में आता है और जिसको बोला गया है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। कल हम आर्टिकल नंबर नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।